नमस्कार दोस्त। चलिए आज हम ये जो क्राउन वाला लोकल टीवी है इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है। कस्टमर का कहना है कि इसमें नया प्लेट लगवाया था और वो 15 दिन भी नहीं चला है और ख़राब हुआ है। तो चलिए मैंने इसे प्लग पे डाला और इसमें लाइट तो आ चुके हैं और ये डेड वायर भी लगा के देखते हैं इसका बीमारी क्या है आखिरकार। इसमें देखिए इसका जो डिस्प्ले है ये थोड़ा सा लहरा के आ रहा है। ये पहला बीमारी तो नज़र में आया है। अब चलिए देखते हैं इसमें लीड वायर डाल करके कि यह समस्या क्या दिखा रहा है। और मैंने ये लीड वायर वीडियो कनेक्शन वाला डाल रहा हूँ और ये देखिए पिक्चर, इसमें पिक्चर इस तरह से आ रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से लीड वायर का अंदर का कोई तार वार टूटा हुआ हो, इस प्रकार से ख़राब पिक्चर आ रहे हैं पूरा लाइनिंग के साथ में। और इसका पिक्चर जो है वो लहरा भी रहा है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ फटाफट। और ये कारण तो बहुत से होते हैं इस प्रकार के बीमारी के कि इसका जो मेन सप्लाई विभाग है वो कमज़ोर पड़ जाए या फिर आउटपुट में कुछ खराबी आ जाए। कई कारण होते हैं। तो देखते हैं। चलिए मैंने इसे खोल करके इसका प्लेट बाहर कर लिया है। अब इसका जो सारे कनेक्शन है इसको बढ़िया से निकाल देते हैं डिस्कनेक्ट करते हुए। इसके सारे जो जैक कनेक्टर लगे हुए हैं, जैसे इसका स्पीकर का और ये जो साइड में लगे होते हैं स्पीकर कनेक्शन, यही थोड़ा सा अड़ता है ये प्लेट को बाहर आते समय। तो हमने उसे निकाल दिया है और देखते हैं इसे फिजिकल रूप से कुछ गर्म हो रहा हो या फिर फूला हुआ हो, क्योंकि यह प्लेट एकदम न्यू लगा हुआ था और ये ज़्यादा दिन चला भी नहीं। तो इसमें कारण क्या हो सकते हैं? हमें लगता है कि ये जो मेन फ़िल्टर है 450 वोल्टेज वाला, यही लीकेज हो सकता है। और इसे इस प्रकार से फिजिकल रूप से चेक कर लेते हैं। पहले सारे फ़िल्टर को देख लें कि कोई डैमेज तो नहीं है या फिर लूज तो नहीं पड़ा हुआ है। अब इसे इस प्रकार से पलटते हुए हम इसमें मेन लाइन सीरीज पे लगा लेते हैं 220 वोल्टेज और इसका वोल्टेज के माध्यम से देखते हैं कि इसमें आखिरकार ड्रॉप कहाँ से हो रहा हो या इसमें पूरी तरह से वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। ये सब चेक करने होते हैं सबसे पहले टीवी को खोलने के पश्चात में कि ये जो पिक्चर में जो प्रॉब्लम आए हमें दिखाई दिया वह वीडियो सेक्शन का तो है, वह खराबी वीडियो सेक्शन का है। कई बार ये मतलब पावर सप्लाई कमज़ोर बनने से पिक्चर में इस प्रकार से खराबी आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये मेन कनेक्टर पर 220 वोल्टेज चेक करते हैं। इसमें 220 वोल्टेज आना चाहिए। तो इसमें किसी भी पॉइंट पर एसी वोल्टेज भी स्थिर रूप से मल्टीमीटर में शो नहीं हो रहा है। और इसका ये जो पावर सप्लाई इनपुट ट्रांजिस्टर, ये जो 1802 और ये 450 वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है, यह थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो रहा है। तो यह गर्म होने के कारण ये हो सकते हैं कि इसका जो फ़िल्टर कैपेसिटर है यह सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है लगता है। तो हमें इस पावर सप्लाई सेक्शन में सबसे पहले एक एक पार्ट्स का शॉर्टिंग चेक कर लेना होगा। और उसके लिए हम इस मेन फ़िल्टर कैपेसिटर 450 वोल्टेज वाला जो होता है उसे डिस्चार्ज कर लेते हैं और इसका जो मेन लाइन है उसे प्लग से बाहर करके इस मेन फ़िल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें सबसे पहले। उसके पश्चात ही इसे बीफ कंटिन्यूटी मोड में रखते हुए मल्टीमीटर को इसमें शॉर्टिंग के लिए चेक करने होते हैं। अब देखिए इसका चेक करने का तरीका तो सभी किट में सेम ही होता है।
होने के लिए, क्योंकि चेक करने का तरीका ही सूत्र होता है किसी भी टीवी प्लेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को। तो हमें इसमें अभी शॉर्टिंग चेक करना है और लाइनिंग चेक करना है। तो हमें एक सिरे से शुरू से ही मतलब जो 220 वोल्टेज एसी कोड लगा होता है वहीं से देखते आएंगे कि इसका मेन फिल्टर तक जाने वाला सप्लाई लाइन और के बीच में शॉर्टिंग तो नहीं है कोई डायोड वगैरह। तो इसे पहले कंफर्म कर लें। इसका जो सबसे पहले मेन फिल्टर ड्राइवर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है छोटा वाला, वहाँ पे शॉर्टिंग चेक करें चारों पॉइंट पर, और वहाँ पे अगर क्लियर लगे आपको, लीकेज शॉर्टिंग ना बताए। जैसे लीकेज शॉर्टिंग का मतलब अगर आप अर्थिंग फेस दोनों पॉइंट पर रखते हैं और कुछ कंटिन्यूटी शो कर जाए तो ये लीकेज शॉर्टिंग होता है। तो इस प्रकार ये जो चारों डायोड लगे हुए हैं उसे भी 1 बाई 1 इसके कैथोड एनोड पॉइंट पर माइनस प्लस प्रोब को रखते हुए इसका शॉर्टिंग फाइंड कर लें। उसके पश्चात ही इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है अभी दिखाने के लिए, और इसका जो डायोड वगैरह है ये सभी प्रॉपर तरीक़ा से सही दिखा रहे हैं। मतलब इसमें लाइन इनपुट हो रहा है और टीवी भी चालू हो रहे हैं। इसका मतलब यह जो पावर सप्लाई है यह तो ओके है लगता है, ठीक है। लेकिन इसका समस्या यह है कि हमें इसमें यह निकालना है कि इसका मेन फिल्टर कहीं गर्म होने के कारण कुछ समस्या तो नहीं कर रहा है। तो यह सबको आपको अंदाज़ा लगा कर ही सबसे पहले काम करने होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके चारों डायोड को 1 बाई 1 चेक किया और ये चारों डायोड हमें प्रॉपर रीडिंग दिखा रहे हैं। यह इसका फार्मूला यह है कि ये एक साइड से 500 रीडिंग आता है और एक साइड से 0 रीडिंग आता है डायोड में। तो ये चारों डायोड सही हैं, यह तो कंफर्म है। लेकिन इसमें ये पावर सप्लाई जो फिल्टर कैपेसिटर है इसमें 300 350 के आसपास डीसी में वोल्टेज दिखाते हैं, और अगर एसी में चेक करते हो तो 600 700 के आसपास मतलब ये वोल्टेज दिखाते हैं। ऐसी वोल्टेज एसी के रेंज पे चेक करने पर, लेकिन इसमें अभी कुछ भी शो नहीं हो रहे हैं, ना एसी वोल्टेज ना डीसी वोल्टेज। बस ये टीवी ऑन हो रहा है, पिक्चर बन रहे हैं और पिक्चर लहरा रहे हैं। समझने का प्रयास करने से मतलब बीमारी जो है वो आसानी से समझ में आता है, और समझ में तभी आता है भैया जब आप करते करते पूरा एक्सपीरियंस कर लोगे तो आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हो। इस प्रकार से प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस करने से ही नॉलेज बढ़ते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले इस प्रकार की अगर कन्फ्यूजन भरा बीमारी आपके सामने आए तो आप ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, भले ही ये सही दिखता हो, फूला हुआ ना हो, फिर भी इसे बदल कर देखें। इसे बदल कर देखने से कंफर्म हो जाएगा कि बीमारी आखिरकार ये जो पावर सप्लाई डॉपिंग मतलब आ रहे हैं ये कहीं इसी कैपेसिटर से तो नहीं आ रहे हैं। तो हमने इसे बाहर निकाला और देखते हैं इसमें लगा है 150 UF 450 वोल्टेज का ये फिल्टर कैपेसिटर लूज वाला है, रहने के लिए ओरिजिनल नहीं है। तो हम ये बढ़िया इससे जो अलग डिफरेंस दिखने वाला है लेकिन पावर इसके सेम है, इसे लगा कर देखते हैं। और चलिए इसे हम लगाते हैं। इसमें लगाते समय इसका माइनस प्लस वाला जो पॉइंट साइड है इसे ध्यान में रखते हुए लगाएं, नहीं तो अगर ये उल्टा हो जाता है लगा करके तो ब्लास्ट होने का खतरा होता है। ब्लास्ट मतलब फट सकता है आपका ये कैपेसिटर। ये ज़रूर ध्यान दें कि किस साइड यह जो पट्टी लगा रहता है जिस साइड वह माइनस साइड होता है, मतलब अर्थिंग का साइड। तो इसे मिलान करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे जल्दबाजी में उल्टा लगा देते हो तो ब्लास्ट होएगा, खतरा बढ़ सकता है। तो इसे सावधानीपूर्वक इस सोल्ड कर दें और सोल्डिंग बढ़िया तरीक़ा से करें इसे, क्योंकि यहाँ हीट होने का भी मतलब
प्रॉब्लम बना रहता है। मतलब ये एरिया ऐसा है कि कुछ हीट भी होते हैं, मतलब गर्म भी होते हैं मेरे कहने का मतलब। तो अगर रांगा सही ढंग से नहीं पकड़े रहेगा तो यहाँ फिर से लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है। इसे अच्छा तरीक़ा से इसमें रांगा भरें और इसे कर लेने के पश्चात में इसमें हमें 350 वोल्टेज डीसी और अगर एसी के रेंज में चेक करते हैं तो 700 के आसपास रीडिंग मीटर में दिखाना चाहिए। यह एक पहला पॉइंट है चेकिंग का पावर सप्लाई में। और अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसके आगे बढ़ते हैं, समस्या को देखते हैं। इधर 110 वोल्टेज फ़िल्टर और इसके जो बाकी के वोल्टेज 24 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 14 वोल्टेज, ये सब में देखते हैं। और यह जो मेन ड्राइवर पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर एसएमपीएस वाला, यह भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर यह भी बहुत ज़्यादा हीट होता है और वोल्टेज ड्रॉप होते रहते हैं तो इसका भी समस्या हो सकता है। तो देखते हैं, मैंने इसे लाइन में डाला पुनः और इसका जो ऊपरी तरफ से मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम इसी में था, तो मैं इसे ग्राउंड कर लेता हूँ एक पॉइंट को और ये प्लस वाले पॉइंट से चेक करते हैं। अब देखिए हमारा मीटर भी मतलब लीकेज के कारण जो है ना, ये सही ढंग से कंटिन्यूटी शो नहीं हो पा रहा था। तो देखिए अभी इसमें प्रॉपर तरीक़ा से इसके आउटपुट जो 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहता है ईएसटी आउटपुट के लिए, उसमें प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं 112 वोल्टेज के आसपास, 111-12 तो चलता है, 11-12, इसमें 14 वोल्टेज तक भी चल जाते हैं आउटपुट में। और इसके जो मेन ईएसटी से निकलने वाला 180 वोल्टेज का पॉइंट, इसे देखते हैं। ये देखिए इसमें भी 180 वोल्टेज से ऊपर आ रहे हैं, 193 वोल्टेज बता रहे हैं, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसे हम ऑन करते हैं, इसमें लीड वायर लगा कर देखते हैं कि इसके जो पिक्चर ख़राब आ रहे थे वो सही आए कि नहीं, ये देखते हैं, एक बार कंफर्म करता हूँ मैं। और उसके पश्चात आपको इसका जो बाकी के वोल्टेज जहाँ जहाँ आने चाहिए उसको बता देता हूँ कि इसमें देखिए ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर के कारण ही है ना, मतलब वोल्टेज इस प्रकार से ड्रॉप हो रहे थे कि ना तो इसका एसी वोल्टेज सही बता रहा था, ना ही डीसी वोल्टेज सही बता रहा था। ये अजीब प्रकार के प्रॉब्लम हो गए थे। और इस प्रकार के न्यू किट में आपको अगर इस तरह की समस्या दिखाई दे तो दिमाग कन्फ्यूजन से भर जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना होए, इसे आराम से टेक्निक के हिसाब से हैंडल करें। और ये देखिए मैं मेन फिल्टर कैपेसिटर पर ये 650 वोल्टेज बताया था, तो वो बता रहा है एसी के रेंज में, और डीसी के रेंज में चेक करते हैं तो 350 वोल्टेज 300 वोल्टेज आना चाहिए। ये ओके हो चुका है। अब देखते हैं आउटपुट में इसका वोल्टेज, आउटपुट में देख लो एक बार, ग्राउंड कर लेते हैं इसे, ब्लैक प्रोब को और रेड प्रोब को इसमें टच करके देखते हैं इसके वोल्टेज पॉइंट पर। ये देखिए इसका जो मेन 110 वोल्टेज का ईएसटी को जाने वाला सप्लाई, ये देखिए इसमें 114-15 बता रहा है, मतलब ठीक है। मैं कंफर्म आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए 109 वोल्टेज ओके हैं। और इसका जो दूसरा वर्टिकल आईसी को जाने वाला सप्लाई, ये भी ओके है, 26 वोल्टेज आसपास, और इसमें 11 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ओके है। और इसके बाद ये 15 वोल्टेज का पॉइंट, इसमें भी 16 वोल्टेज दिखा रहे हैं, ये भी ओके है। मतलब मेन जो इसका खराबी था वो समझ में आ गया है कि इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर के कारण ही। और इसके जो आउटपुट ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इस पर जाने वाला वोल्टेज भी देखिए प्रॉपर है, 15 वोल्टेज इसमें बता रहे हैं इसके दोनों ही पॉइंट पर। तो और ये जो मेन मेमोरी आईसी है, यहाँ पे 5 वोल्टेज आता है, ये भी ओके बता रहा है। अब इसमें 180 वोल्टेज तो आपको दिखाई दिया था, 193 वोल्टेज बता रहे थे उस पर। तो ये प्रॉपर
मैं आपको वोल्टेज आज इसलिए मतलब डिटेल दिखा रहा हूँ क्योंकि एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को बनाने के लिए उसका वोल्टेज ही महत्वपूर्ण होता है। वोल्टेज की जानकारी ही रखनी होती है एक मैकेनिक को। अगर ये वोल्टेज की जानकारी सेक्शन बाय सेक्शन पे अगर आपको हो गया पूरा डिटेल, उसी दिन आप किसी भी सामान को बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। मेन फंडा इसका वोल्टेज में ही रहता है। वोल्टेज की जानकारी डिटेल होना अनिवार्य होता है और यही सब थोड़ा माथापच्ची टाइप से काम होता है। वोल्टेज की जानकारी इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती, और मिलती भी है तो गूगल के माध्यम से ही आप जान सकते हैं इसका वोल्टेज डिटेल। तो किसी भी सामान को बनाने के लिए आदमी को थोड़ा सा प्रयास तो करना होता है। थोड़ा सा प्रयास, मेहनत, मतलब उसकी जानकारी डिटेल थ्योरी जानना ज़रूरी हो जाते हैं, तभी आप किसी भी पार्ट्स को बना सकते हैं बहुत ही सुविधापूर्वक। और ये जितने भी लाइन के काम होते हैं बहुत ही रिस्की भरे होते हैं, तो इसे करते समय हाथ पैर को बिना मतलब वो के ग्राउंड किए, मेरे कहने का मतलब आप इस प्रकार के लाइन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या कुछ भी चीज़ को बनाते हैं या खोलते हैं इस प्रकार के टीवी, डीटीएच वगैरह को, तो अपना हाथ पैर सूखा रहने चाहिए और पैर में चप्पल होने चाहिए। ज़रूरी होते हैं ये सब, नहीं तो कभी भी झटका लग सकता है आपको। तो यह सब को ध्यान में रखते हुए ये सब काम किए जाते हैं। खासकर मैं इस बात को अपने उन भाइयों को बता रहा हूँ जो उत्सुकतावश किसी भी रिस्की भरे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए है यह जो सुझाव है, आपके लिए नहीं है। आप तो बहुत ही पुराने और समझदार गुरुपूर्वक हैं हमारे लिए। तो हमारे इन बातों को अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर को चेक करके आपको वोल्टेज डिटेल जो दिखाया उसे माइंड पर रखते हुए, मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को याद रखते हैं तो यही वोल्टेज डिटेल ही आगे किसी भी पार्ट से मतलब किसी भी टीवी को आप खोलते हैं और बनाते हैं तो उसमें यही फंडा काम आएगा। इसके एक दो पॉइंट और होते हैं, जैसे इसका ये पिक्चर ट्यूब बेस, यहाँ पे भी वोल्टेज के अलग अलग मतलब सेक्शन होते हैं, इनका जानकारी होना चाहिए। और ख़ासकर इसमें बहुत ही रिस्की भरा तो एरिया, इसका जो EST पॉइंट होता है वो होता है, वहाँ पर तो कभी भी आप वोल्टेज नापने का प्रयास ना करें ऑन स्थिति में या ऑफ स्थिति में, किसी भी स्थिति में, नहीं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। अब इसमें चलिए इसका जो ये लीड वायर कनेक्टर है, यहाँ पे हम लीड वायर डाल करके, ये आगे साइड में एक टीवी पड़ा हुआ है उसमें इसका पिक्चर देखते हैं और इसका पिक्चर क्वालिटी सही हुआ कि नहीं हुआ मैं पहले देख लेता हूँ। इस टीवी को कंप्लीट करने के पहले इसके पिक्चर की सेटिंग करना अनिवार्य होते हैं। ये जो EST का 2 पॉइंट दिया रहता है, इससे एक पॉइंट पर जो नीचे में है उससे लाइट बढ़ता है, पिक्चर की लाइट, और ऊपर का जो पॉइंट है EST के ऊपर में वह फोकस के लिए होता है। मतलब फोकस मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। इसमें ये जो EST का 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक नीचे में एक ऊपर में, तो नीचे वाला पॉइंट से ये जो पिक्चर आ रहे हैं इसमें लाइट कम ज़्यादा होता है, लाइट, ठीक है, ब्राइटनेस, ठीक है। और जो ऊपर के पॉइंट हैं उससे ये जो चैनल लोगो है और इसमें हेडलाइन वगैरह आते हैं उसका शार्पनेस बढ़ता है, मतलब वो स्पष्ट दिखाई देता है और धुंधला होता है ऊपर वाले को एडजस्ट करने से। तो इन्हीं दोनों को एडजस्टमेंट करते हुए पिक्चर की क्वालिटी को एकदम परफेक्ट बनाया जाता है। और
मैं इसे डायरेक्ट हाथ से ही घुमा करके कर रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। आप किसी टेस्टर या पेचकस के माध्यम से उसे एडजस्टमेंट करें। और इसके मीनू को निकाल लें सबसे पहले तो, किसी भी टीवी को परफेक्ट सेट करने के लिए। और ये जो मीनू बार दिए रहते हैं, मीनू का जो ये चैनल नंबर, इसे बराबर कर लें, किसी भी एक नंबर से बराबर कर लें। जैसे 40 या 50 या 30, किसी भी एक नंबर से 5 पॉइंट को बराबर कर लें। कलर का होता है ब्राइटनेस और शार्पनेस, ये सब जो इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, इसे बराबर काउंट करके कर लें। जैसे ये उल्टा पुल्टा है, 21 से 33 है, ये सभी को बराबर कर लें। उसके पश्चात EST से फोकस और वो जो लाइट के एडजस्टमेंट हैं उसे करने होते हैं। और इस प्रकार से कर लेने के पश्चात में जब पिक्चर की क्वालिटी आपको परफेक्ट लगे कि हाँ ये सही दिख रहा है, तब इस स्क्रू को इसे पूरी तरह से कंप्लीट करें, स्क्रू टाइट करके। और ये जो आ रहे हैं रेनबो कलर के प्रॉब्लम, ये रेनबो कलर के प्रॉब्लम, इसका जो डिफ्लेक्शन योक को जाने वाला योक कॉइल को जाने वाला जो वोल्टेज होते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसे बनते हैं। और इसे कंट्रोल करने के लिए एक PTC लगा हुआ रहता है, वो कनेक्शन नहीं जोड़ें तो अक्सर डिस्प्ले में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, रेनबो का प्रॉब्लम। तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। मैं पहले भी इसका सॉल्यूशन दिखा चुका हूँ शॉर्ट के माध्यम से। और इसका PTC से कनेक्ट करने से ही वह समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। लेकिन यह पहले जो जिस मैकेनिक ने लगाया इस प्लेट को, वह कनेक्ट नहीं किया था, तो हम भी नहीं कर रहे हैं। उसको नहीं करने से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस कभी कभार वैसे रेनबो के प्रॉब्लम डिस्प्ले पर आ जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इससे कोई ख़राबी पैदा होते हैं, वो नॉर्मल सी प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। अगर आपको मेरा यह सुझाव, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे भाई ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो मेरे लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं और अपने इस काम में या आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। मेरे को अच्छा लगेगा कि चलिए मुझे कोई बड़े भाई या गुरु समान कोई भी मित्र मिला तो सही, मेरे वीडियो को देखा तो सही। कृपा करके अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। इससे क्या होता है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए हमारे इस मेहनत भरे वीडियो को कोई देख तो रहा है, समझ तो रहा है। और मेरे इस चैनल को जितने भी भाई लाइक सब्सक्राइब किए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसे टाइट करके आपको पिक्चर की क्वालिटी दिखाते हैं और इसमें और आपको कैसा लगा ये पिक्चर की क्वालिटी आप गौर कीजिएगा। भाई किसी भी नए मैकेनिक के लिए किसी काम को सीखना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो कोई भी काम नामुमकिन भी नहीं होता है, आराम से उसे सीखा जा सकता है। चलिए मैं इसे पिक्चर लाइन पे लगाता हूँ और ये लीड वायर लगा करके आप देखिए इसके पिक्चर क्वालिटी। ये रेनबो का प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहले ही बता चुका हूँ। और इसका लीड वायर लगाता हूँ और आप देखिए इसके पिक्चर की क्वालिटी में और कितना इम्प्रूव किया जा सकता था। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा 100% देने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई सही ढंग से रेगुलेट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए पिक्चर इसका ख़राब बन रहा था और उसी को हमने सही किया, जितना हो सका आपको दिखाने का प्रयास किया। अगर आपको ये देखिए पिक्चर की क्वालिटी मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगा हो तो पुनः मैं बोलना चाहूँगा रिक्वेस्ट के रूप में कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।